नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हम पढ़ रहे थे और इसका जो अंतिम पाठ है इस पाठ्य पुस्तक का 10वां राजस्थान में कला और संस्कृति, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा आप नज़र डाल लीजिए। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझिए इसको। और आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से आप वही है ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट हैं यूट्यूब चैनल पे। अब इसमें कंपटीशन आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जहाँ राजस्थान जी के आता है वहाँ ये पाठ्य पुस्तक आपके लिए काम की है। और कई विद्यार्थियों ने पूछा कि ये कौन सी पुस्तक है, तो दोस्तों NCERT पाठ्यक्रम लगा दिया गया राजस्थान में, आपको पता ही है, और 5-6 साल पहले भी था। तो NCERT में राजस्थान का अध्ययन सामाजिक में अलग से नहीं होता है, क्योंकि वो इंडिया लेवल का होता है। इसलिए विद्यार्थी राजस्थान का अध्ययन भी कर सकें, राजस्थान का नॉलेज भी, तो इसलिए अलग से ये पाठ्य पुस्तक जो है हमारा राजस्थान लगाई गई है RBSE बोर्ड के द्वारा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, अब चाहे वो कुंभलगढ़ हो, गागरोन हो, मेहरानगढ़ हो, सोनारगढ़ हो, उन सभी के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी कलाएँ हैं वो मूर्ति कला, प्रमुख मूर्तियाँ, हवेलियाँ, चाहे जैसलमेर वाली हो, शेखावाटी की हो, छतरियाँ 84 खंभों की, 32 खंभों की, उनके चित्र वगैरह है। चित्रकला की अलग अलग शैलियाँ और उनके जो प्रधान रंग है वो संगीत कला और फिर अभ्यास प्रश्न, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कला और संस्कृति, तो राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के कर्मिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़ उदयपुर में है, प्राचीन सभ्यता मिली थी यहाँ पे। ताम्र सभ्यता, खुदाई में तांबे के बहुत सारे औजार ढेर वगैरह मिले। कालीबंगा हनुमानगढ़ में सिंधु सभ्यता का स्थल है। पचमता, बागोर, गिलूंद राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा में है। ये पाषाण स्थल रहा। ओजियाना और भी बहुत सारे सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। तो ज़्यादातर ये नदियों के किनारे मिले हैं और कुछ जगह हैं कच्चे मकान घास फूस के, कुछ जगह थोड़े बहुत पक्के मकान भी मिले हैं, अन्न के कोठे वगैरह। कालीबंगा जैसे स्थान है उनमें नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी, यानी कि प्लान बना के कस्बे बसाए गए थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सड़क रहेगी, इधर मकान रहेंगे साइड में, और फिर ये चौराया रहेगा, नालियाँ वगैरह बन जाएगी, यानी एकदम से प्लान बनाकर, उसे कहते हैं सुनियोजित। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नागदा, चिरवा आदि स्थान बसाए गए। राजस्थान में मंदिर, महल, भवन, परकोटा क्या होता है? दुर्ग के चारों ओर जो दीवार होती है मोटी, उसे बोलते हैं। जलाशय, बावड़ियाँ, ऐसे बहुत सारे बनाए गए। तो इस तरह से राजस्थान जो है स्थापत्य कला का धनी है, यहाँ कोई कमी नहीं है। और इनको देखने के लिए आज भी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो दुर्गों का निर्माण, हवेलियाँ, मंदिर आदि जो है स्थापत्य इनका बेजोड़ है। जो अब हम पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। दुर्ग सामरिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब सैनिक दृष्टि से, और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजा महाराजा, उनका परिवार, मंत्री, सैनिक आदि उस दुर्ग में रहते थे। दुर्ग जैसे अगर मरुस्थल में बना है रेत में तो उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। दुर्ग अगर कोई पहाड़ी पर बना है तो उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। तो पहली बात, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ही मुश्किल होता है दुश्मन का। फिर इसकी सुरक्षा होती है, इसके गेट होते हैं, अलग अलग दरवाजे जिनको पोल कहा जाता था। जैसे प्रवेश वाला गेट है उसको गणेश पोल, इस तरह से, या पूर्व की ओर है तो सूरज पोल, इस तरह से इनके नाम होते थे। तो राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दुर्ग हैं। दुर्ग को गढ़ भी बोलते हैं, किला भी बोलते हैं। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी। गहरी खाई इसलिए, गहरी खाई, बड़ी बड़ी गहरी खाई 10 फीट 20 फीट और चौड़ी, ताकि सामने वाली सेना है जैसे हाथी घोड़े, तो वो कूद नहीं सके। और उस खाई में मगरमच्छ, जहरीले सांप पानी डाल के और वो भी छोड़े जाते थे, ताकि अगर कोई प्रयास भी करें तो वहाँ पहुँच नहीं सके। तो चारों ओर जब खाई हो तो उस दुर्ग को कहते हैं परी, यानी चारों ओर से खा, यानी खाई, परिखा या पारिख। दुर्ग काफ़ी बड़े होते थे, तो इन दुर्ग के अंदर कृषि के लिए भी खेती की ज़मीन होती थी, तालाब होता था, खाद्य भंडारण के लिए बड़े बड़े जैसे कोठे अनाज के आदि होते थे, कुंड, जलाशय, वो सब इसमें होते थे, ताकि सैनिक साल साल भर तक अगर दुर्ग को बंद भी रखना पड़े तो 1 साल भी निकाल सके, इतना खाद्य भंडार और खाने पीने की सामग्री होती थी।
तभी आप पढ़ते हैं ना कि 6 महीने घेरे रहा, अकबर ने 8 महीने घेरा डाला, तो अकबर, अलाउद्दीन आदि 8-8 महीने घेरा डालते, फिर भी वो जीत नहीं पाते थे, फिर कोई दूसरे रास्ते वो अपनाते। अब बूंदी दुर्ग की बात करें तो बूंदी का किला, और इसका निर्माण करवाया था 1354 में राव बर सिंह ने बूंदी दुर्ग बनाया। राव बर सिंह बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर है, चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, ध्यान रखें, अनिरुद्ध महल आदि के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। तो आप चित्रकला में भी बूंदी का नाम आता है, और भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियों के साथ बूंदी का जो दुर्ग है जो अभी हमने पढ़ा, इसका नाम भी आता है। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति का मतलब होता है दीवार। किले के अंदर, महल के अंदर की जो दीवारें हैं, जैसे आजकल हम रूम के अंदर तस्वीरें लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, सीनरी वगैरह, और उस टाइम में वो चित्र बनवाते थे चित्रकारों से। लोहागढ़ भरतपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के राजा महाराजा सूरजमल ने करवाया, जिसे जाट जाति का प्लेटो भी कहते हैं। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी डबल प्राचीर है, तो डबल दोहरी प्राचीर है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। कई बार आक्रमण किए मगर इसको जीत नहीं पाए, इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं, और लोहागढ़ भी इसका नाम पड़ गया। 1803 में अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया था, तो उन्होंने जो तोप से गोले दागे वो इसकी दीवारों में धंस गए, परंतु विस्फोट नहीं हुआ और दीवारें टूटे नहीं, इसलिए वो इसको जीत नहीं पाए अंग्रेज भी। ये आप बूंदी का दुर्ग तस्वीर में, और ये लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग। रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, वहाँ अभयारण्य भी है। तो रणथंभौर का दुर्ग जो है वो दुर्गम है, यानी बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचना, और दुर्भेद्य है, उसको जीतना भी मुश्किल है। ऊंची पहाड़ी पर है, चारों ओर वन है, तो वन्य दुर्ग भी इसको बोलते हैं, पहाड़ी गिरी दुर्ग भी इसको बोलते हैं। चौहान वंशीय शासकों ने यहाँ राज किया। हमीर का नाम आप विशेष रूप से देखते हैं, 1301 में अलाउद्दीन ने वहाँ हमला किया था। इस दुर्ग के अंदर 9 लखा दरवाज़ा, हमीर महल, 32 खम्भों की छतरी, ये याद रखें आप लोग। हमीर ने अपने पिताजी की 32 सालों की याद में 32 खम्भों की छतरी बनाई थी। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर सामान्यतः विवाह का पहला कार्ड भेजने की परंपरा है। यहाँ बाघ परियोजना भी है, तो इसलिए अब इसका जीर्णोद्धार आदि का विशेष कार्य किया जा रहा है। जालोर का दुर्ग, जालोर का जो दुर्ग है वो सोनगरा चौहानों के लिए जाना जाता है। आपने कानर देव, वीरम देव आदि नाम आपने पढ़े होंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो सोनगरा चौहान, और ये सोनगिरी पहाड़ी के आसपास होने की वजह से इनका नाम पड़ गया था सोनगरा चौहान। अरावली पर्वत श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी है, और उसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसको सोनारगिरी या सोनारगढ़ भी बोलते हैं इसको। परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था इसका निर्माण। परमार वंश के राजा, परमार कहाँ पे राज करते थे? मालवा में, मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने राजस्थान पर भी अधिकार कर लिया था। तो एक तो राजा था धारावर्ष और एक था मुंज, और इसमें बाद में इसका अलग अलग समय पर इसका मरम्मत भी होती रही। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले नाम था माध्यमिका, चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर है, तब नाम पड़ गया चित्तौड़गढ़। 7वीं सदी में मौर्य राजा था चित्रांग, उसने इसका निर्माण करवाया था। फिर अलग अलग समय इसकी मरम्मत की गई। कुंभा के समय काफ़ी विस्तार हुआ। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी, मछली के आकार की, और दो सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं और गोमुख कुंड है। कुंभा ने यहीं पर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसमें 122 फुट की ऊंचाई है। 9 खंड या मंजिलें हैं, ध्यान रखना, 9 मंजिल, 122 फीट ऊंचाई। और इसमें क्या है, चारों ओर असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर एक साइड का दृश्य है ये चित्तौड़ के दुर्ग का। कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा के नाम से इसका नाम पड़ा कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने राजस्थान के कई दुर्गों का जो है निर्माण और मरम्मत करवाई। इसका प्रमुख शिल्पी था मंडन। तो ये भी घाटियों और जंगलों के बीच है, सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कुंभल नेर भी कहते हैं, और इसे प्राचीन
अवशेषों पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसका निर्माण किया गया। 9 पोल या दरवाजे हैं इस पर। और इसी कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है जो इसका सबसे ऊंचा भाग है। उसी के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इसकी पगड़ी जो है, अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है, उसकी ऊंचाई इतनी है। इसी दुर्ग के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर, झालीबाव, मामादेव महादेव का कुंड, पृथ्वीराज का स्मारक, जो उड़ना राजकुमार था ना वो सब जो है यहाँ पर है। आमेर दुर्ग, आमेर जयपुर में है। महाराजा मान सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ। दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय है। क्योंकि आमेर है, बीकानेर है, तो ये जो राजा हैं वो अकबर आदि मुगल शासकों के दरबार में रहते थे, इसलिए आपसी संस्कृति का समन्वय हुआ और हिंदू मुगल शैली का समन्वय हुआ। यहाँ जड़े वैशिष्य की सुंदरता बहुत अच्छी है। गणेश गेट के पास शीला देवी का मंदिर है आमेर में। गागरोण, ये एक जल दुर्ग है, झालावाड़ में है। जल दुर्ग में जो है काली सिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर है। ये आप याद रखना, 2 नदियां हैं, काली सिंध और आहू। तो इसके ट्रिक भी है आका, हुकुम मेरे आका, ऐसे होता ना, बोलते ना आका। तो आहू और काली सिंध। और जल दुर्ग का मतलब हो गया नदियों के किनारे हैं। ये नहीं कि जल के बीच में चारों जल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गागरोण वाले तोते भी बोलने के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे प्राचीन काल में। अन्य दुर्गों की बात करें तो जोधपुर का मेहरानगढ़, जिसको मयूरध्वज भी कहते हैं, बीकानेर का जूनागढ़ जो कि एक तरह से धानवन दुर्ग है, और बीकानेर है, आमेर है, इन पर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसे चमकता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ बोलते हैं, या सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट। और इस पर फिल्म भी बनी हुई है इस नाम से। अब हम बात करते हैं मंदिरों की। तो मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, और गुर्जर, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल आदि शासकों के समय मंदिरों का विकास होता रहा, राष्ट्रकूट आदि। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा। जैसे जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। सहस्र बाहु यानी 1000 भुजाएं, बोलचाल में नाम पड़ गया सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर तो नाथ से नाथ द्वारा। एक है द्वारकाधीश जी का मंदिर, वो कांकरोली। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। ऋषभदेव का जैन मंदिर उदयपुर। चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा, आबू पर्वत, रणकपुर, पाली, किराड़ू, बाड़मेर, ओसियाँ, जोधपुर। तो इनको आपको याद रखना है। देलवाड़ा का जैन मंदिर, हालांकि तस्वीर में इतना इसकी कला का पता नहीं लग पाता, अगर आप वास्तव में देखते हैं तो आश्चर्य से आप हतप्रभ हो जाएंगे। इतनी जो कलाकारी नक्काशी की गई है मार्बल पर, आप मौका मिले तो ज़रूर माउंट आबू के देलवाड़ा का जैन मंदिर आप ज़रूर देखना कभी, और देखा है तो आप कमेंट करके बताएं। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, इसमें बारडोली, राउतबाटा, शिव मंदिर भंड देवरा में, बारा में, मिनी खजुराहो, कंसवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव बूंदी, सूर्य मंदिर झालावाड़, झालरापाटन। शेखावाटे में आभानेरी मंदिर दौसा, चांद बावड़ी भी है यहाँ, खाटू श्याम जी का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर यहीं पर है सालासर में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, मंदिर प्राय राजा सालासर मंदिर चूरू जिला, ध्यान रखना। और मूर्तिकला, तो ये मंदिरों का हो गया। मूर्तिकला की बात करें तो प्राचीन काल में बहुत सारी मूर्तियाँ, अनेक मूर्तियाँ बनी, अलग अलग राजाओं के समय बनी। जैन मूर्ति, ज़्यादातर जैन मूर्तियाँ, उसके अलावा जैसे विष्णु भगवान, रामकृष्ण, शिव यानी शिव जी की, शक्ति यानी शक्ति देवी की, दुर्गा की, और शिवलिंग संबंधी मूर्तियाँ। वैष्णव मूर्तियों में 10 अवतार, जो विष्णु जी के 10 अवतार है, 10 अवतार आपको ध्यान में रहें। मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, कूर्म, वराह है, और उसके बाद में
मत्स्य है, कुरम है, वराह है, और फिर नरसिंह, ठीक है, फिर वामन अवतार, और उसके अलावा जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की अभी उनका होना बाकी है, तो 10 अवतार जो माने जाते हैं। और महिषासुर मर्दिनी, यानी जो महिष नाम का असुर था उसका मर्दन करते हुए जो देवी दुर्गा की मूर्ति है वो ज़्यादातर शाक्त देवालयों में देखने को मिलती है। ओसिया, झालरा पाटन आदि में सूर्य प्रतिमाएं, कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, शिरोई में बसंतगढ़ और आहड़ से धातु की जैन प्रतिमाएं मिली है, तो ये चीज़ें हैं। मोलेला, ये इंपॉर्टेंट है, मोलेला मूर्तिकला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो कि पत्थर के ऊपर बनी हुई है, मिट्टी से तैयार करके मजबूत। तो राजसमंद जिले में गांव है मोलेला, वहाँ पर कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये शिव, पार्वती, पणिहारी, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी, शेर, मगरमच्छ, मूसक आदि लोक देवी देवता और उनके वाहन या जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यानी वो क्या करते हैं, फड़ जैसे होती है ना, पट के ऊपर, कपड़े के ऊपर वो चित्रकला, उसी तरह से ये क्या करते हैं, मिट्टी से, जैसे मान लो मिट्टी बिछा दी, फिर उस पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना दी, फिर उनको तैयार कर ली पकाकर, तो वो एक तरह से एक दीवार टाइप की तैयार हो गई, फिर उसको दीवार में शेड कर देते हैं, चिपका देते हैं। ये मोलेला मूर्तिकला, यहाँ मूर्तिकला भी है, मोलेला खिलौने भी है। और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका देते हैं तो उस कला को बोलते हैं टेराकोटा, याद रखना। मिट्टी को जब आग में पका देते हैं तो मजबूत हो जाती है, जैसे मटकी वगैरह बनती है ना, उसी तरह से। हवेलियाँ, ये है पटुओं की हवेली, जैसलमेर। हवेली जैसे जो जागीरदार, सामंत, वीआईपी, शेठ लोग होते थे वो अपने लिए बनाते थे। महल और किले से छोटी होती थी मगर आम घरों से बहुत बड़ी होती थी। तो ये वास्तु के नियमों के अनुरूप बनी है शेखावाटी की हवेलियाँ और जैसलमेर की हवेलियाँ। शेखावाटी में रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़, चूरू आदि, रतनगढ़ आदि की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है। नक्काशी यानी इनके ऊपर जो पत्थर की जालियाँ, पत्थर की कटाई, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। ये हैं अब छतरियाँ। छतरी कोई भी राजा महाराजा की मृत्यु या कोई सामंत जागीरदार, उसके बाद में उसकी मृत्यु पर याद में बनाते थे। तो कई कई जगह क्या है, उनमें खंबे बहुत ज़्यादा हैं। ये आप छतरी देख सकते हैं, इसमें 84 खंबे हैं। अब हालांकि देखो आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक के पीछे तक आगे तक गए हैं ये, फिर इस साइड में भी है। इस तरह से कुल 84 इसमें स्तंभ या खंबे हैं। तो अलवर में मुसी महारानी की छतरी जिसमें कि 80 स्तंभ है। करौली में गोपाल पाल की छतरी। बूंदी में ये रही आपके 84 खंभों की छतरी। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी। रामगढ़ में शेठों की छतरी। गेटौर जयपुर में ईश्वर सिंह की छतरी। जोधपुर में जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह की छतरी। उदयपुर में आयड़, ये द्वितीय थे, ध्यान रखना द्वितीय की। जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ स्थापत्य कला के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, नक्काशी के लिए, भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। चित्रकला, ये आप चित्र देख रहे हैं बड़ी ठणी का, जिसमें लाल रंग, सफ़ेद रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो चित्रकला में प्राचीन काल में अजंता शैली के साथ साथ राजस्थान में मुगल शैली, इन सभी का प्रभाव रहा है। और जब औरंगजेब आदि के समय चित्रकला को प्रश्रय नहीं मिला मुगल काल में, तो वो चित्रकार फिर राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्रों में आ गए, तो एक नूतन शैली का जन्म हुआ। चित्र शैली का मतलब होता है चित्र बनाने का एक विशेष प्रकार का तरीका। तो राजस्थान में क्या है कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो है थोड़ा तरीका चेंज था। जैसे मान लो जयपुर है, अलवर है, यहाँ के चित्रों में हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जोधपुर, बीकानेर है, यहाँ पर पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसकी तो ट्रिक याद रह जाएगी, बीकानेर में भुजिए वगैरह बनते हैं ना, पीला रंग होता है। उदयपुर में लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। कोटा में नीले रंग का, तो आप याद रखना नीले कलर का कोट ज़्यादा लोग पहनते हैं। किशनगढ़ में सफ़ेद, गुलाबी, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं इनका। और बूंदी में गोल्डन कलर, बूंदियों का रंग भी पीला ही होता है, तो आपको याद रह जाएगा सुनहरा या पीला। अब अगर हम वृक्षों की बात करें तो उदयपुर शैली में कदम का वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले का वृक्ष, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर वाली में पीपल, वट वृक्ष, बीकानेर में आम
आदि वृक्ष जो है चित्रों के पीछे, जैसे मान लो चित्र दिखाया है तो पीछे कोई वृक्ष है, झील है, तालाब है, पक्षी है, चित्र में रंग कैसा भरा गया। तो एक चित्र नहीं, ज़्यादातर चित्रों को देखें तो पता चलता है कि ये डिफरेंस है। और पशु पक्षी की भी है, उदयपुर में जैसे हाथी ज़्यादा मिलेंगे, नाथ द्वारा वाले चित्रों में गाय ज़्यादा मिलेगी। जयपुर अलवर वाले चित्रों को अगर सभी को देखेंगे तो उनमें मोर और घोड़ा ज़्यादातर चित्रों में आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड में, या घोड़े पे सवार इस तरह से। किशनगढ़ जिले में बनी ठणी का जो चित्र है, जिसको भारत की मोनालिसा कहते हैं, सावन सिंह के समय, नागरीदास के समय इसका निर्माण हुआ था। नारी सौंदर्य का चित्रित किया गया है। और आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। संगीत कला की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनियाँ आदि जो है इसी से मांड गायकी है। और कई कलाकार भी रहे हैं, विभिन्न राग रागिनियाँ हैं, मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि नाम आते हैं। संगीत घराने यहाँ रहे हैं राजस्थान में, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, तो ये सब इसमें रहा है। भित्ति चित्रण, दीवारों पर बने चित्र। अब अभ्यास देख लीजिए, मंदिर और स्थान मिलान कीजिए। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर? आबू। रणपुर के जैन मंदिर पाली, सुमेलित तो नहीं है। एकलिंग जी का मंदिर तो ये यहाँ क्या है? उदयपुर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, सही है। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, जिसे के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि उसको इतना ऊंचा है कि देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग। बूंदी में कितने खंभों की छतरी है? बूंदी, देखो बूंदी में सबसे ज़्यादा संख्या, ध्यान रखना, 84। बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध शैली है। मंदिरों का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? 80 खंभों की छतरी है, अलवर में है। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? कुंभा ने। कितनी है इसकी ऊंचाई? 122 फीट। मंजिलें कितनी है इसमें? 9। और नाम क्या है इसका? कीर्ति स्तंभ। मूर्तियां होने की वजह से इसको मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए, किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। संगीत कला पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक है वो पूरी होती है। मैंने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के तीनों में 10-10 पाठ है। कुल 30 वीडियो मैंने लगा दिए हैं। आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको पूरे 30 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। प्रत्येक वीडियो 20 से 25 मिनट का है, तो इस हिसाब से 30 वीडियो 10 से 12 घंटे का आपके बैठेगा। 10 से 12 घंटे आप निकालेंगे तो पूरी व्याख्या सहित आपको ये वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर रोज़ आधा घंटा निकाल के इनको देखें। आगामी 10-15 दिन में इनको देख लें। ये विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएं हैं, तो इनको भी आप खोज करके पढ़ लें। आपके कोई परिवार के बच्चे या पढ़ रहे हैं तो इनको आप ले सकते हैं, फॉर्म भरा के इतने रुपए जो इसमें मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। ये अगर इस प्रकार के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1098, ध्यान रखें, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। और ये पाठ्य पुस्तक के लास्ट में दिए गए हैं नागरिकों की मूल कर्तव्य, इनको भी आप पढ़ लें। जीके की दृष्टि से भी ज़रूरी है और देश के नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते भी। ये सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं हैं। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पाठ्य पुस्तक है जो पूरी हो गई है, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला होगा, क्योंकि अभी स्कूलें बंद है तो वो कम से कम मोबाइल से इसे पढ़ सकते हैं। और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी ये पाठ्य पुस्तकें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। मैंने वीडियो लगा दिए हैं, PDF लगा दी है। पाठ्य पुस्तक नहीं मिले तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पाठ्य पुस्तक मिलती है उसमें नज़र डालोगे और वीडियो आपने सुन रखे हैं तो फिर आपको केवल सरसरी नज़र से उसको फटाफट निकालना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।